और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और उस मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डंके की चोट पर वो करके भी दिखा देते हैं, लेकिन आज हम ट्रंप के उन दावों की धज्जियां उड़ाएंगे जिसमें उन्होंने मुफ्त के क्रेडिट बटोरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बात होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसे टैक्स फ्री कराने का सेहरा ट्रंप अपने सिर पर बांध रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो रास्ता पहले से ही फ्री था। जो पहले से मुफ्त था उसका क्रेडिट लेने का ये कैसा हिसाब है? लेकिन बात सिर्फ झूठे क्रेडिट की नहीं है, बात उस बारूद के ढेर की भी है जिस पर ट्रंप ने पूरी दुनिया को ला करके खड़ा कर दिया। ईरान के सामने ट्रंप ने दो रास्ते रख दिए, या तो आक्रमण मुक्त भविष्य या फिर महाविनाशकारी जंग। यानी अगर डील फेल हुई तो आक्रमण भी तय है। व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ट्रंप का दावा है कि उनके कड़े रुख की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट आज टैक्स फ्री व्यापार के लिए सुरक्षित है। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल रहे हैं। अब कैसे, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 14 पॉइंट आखिरकार क्या है? तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। ये 14 पॉइंट का एमओयू है। आपको इस शो में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या था और कैसे अमेरिका ईरान की शर्तों पर दरअसल झुका है। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी। इसके अलावा अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी देगा। अमेरिका यह पुख्ता करेगा कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी कि चौथा पॉइंट यह है कि हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी और ये तो पहले से ईरान की तरफ से कहा गया था कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा हम भी हॉर्मुज छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। इसलिए उसने शर्त में ही लिख दिया कि पहले आप नाकेबंदी हटाइए। पांचवी शर्त यह है एमओयू की कि ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापारों पर लगी हुई पाबंदियां खत्म की जाएंगी और 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा। ये उन्होंने खुद एश्योरेंस दे दिया है, श्योरिटी दे दी है कि हम ये करेंगे अगर नाकेबंदी हट गई तब। हॉर्मुज स्ट्रेट को हम दोबारा से खोल देंगे और ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी भी करना होगा। ईरान पर जितने प्रतिबंध लगे हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा। 12वां, अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आयात के बदले में सैन्य गैजेट्स अपने कम करना शुरू कर देगा। और 13वां पॉइंट यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के अपने कमिटमेंट को दोहराएगा। आखिरी पॉइंट यह है कि 60 दिनों की औपचारिक वार्ता होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, राहत और पुनर्निर्माण पर अंतिम समझौते की कोशिशें की जाएंगी। इन 14 पॉइंट में जितने पॉइंट आप देखेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि कौन किसकी शर्तों पर झुका है। अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन के पहले ही ईरान में सरेंडर कर चुका है और वो समझ गया है कि अगर ये चुनाव वो हार गए डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी अब कोई दोबारा से कुर्सी पर नहीं बैठाने वाले अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ऐसे में अभी के लिए चुपचाप ईरान जो कह रहा है उस बात पर सहमत हो जाना आवश्यक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाने के लिए मंजूरी दे दी है और उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो समुद्री रास्ता पहले से ही फ्री नेविगेशन के तहत आता था, जहां से गुजरने वाले जहाजों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसका क्रेडिट ट्रंप आखिरकार किस हैसियत से ले रहे हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक और ट्रंप कार्ड नहीं है? खैर, हिसाब सिर्फ झूठे क्रेडिट का नहीं बल्कि आने वाले उस खतरे का भी है जिसने मिडिल ईस्ट की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है और ट्रंप की इस धमकी के केवल दो ही रास्ते निकलते हैं और दो ही मायने भी निकलते हैं, या तो डील
या फिर तबाही। तो रास्ता नंबर 1 यही डील है कि ईरान अमेरिका की सख्त शर्तों को स्वीकार कर ले, जो कि न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई है, और नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर ले। इसके साथ सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों पर रोक, और इसके बदले में ईरान को शांति और राहत का रास्ता दे दिया जाएगा। सीधे सीधे 60 दिनों तक जो बातचीत होनी है न्यूक्लियर पर, उसमें हो सकता है कि ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन ईरान को सबसे अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है, ऐसे में इसकी उम्मीदें कम है। और दूसरा रास्ता इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ पहला, तो दूसरा ये कि तबाही और फिर महाविनाश तय है, क्योंकि डील फेल होती है तो बातचीत पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगी और कूटनीति के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। अमेरिका का सख्त सैन्य एक्शन ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ईरान पर सीधे अमेरिकी हमले की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसके बाद युद्ध संकट गहराने का खतरा भी बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया ये जानती है कि ट्रंप लीक से हट करके फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस बार ट्रंप सिर्फ गीधड़ भक्ति नहीं दे रहे हैं। अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कम नहीं किया और अमेरिकी पाबंदियों के आगे नहीं झुका, तो मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी तय है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों पर एक बार फिर से संशय के बादल मंडराने लगे हैं, और दोनों देशों के बीच समझौता यानी MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फुल टेक्स्ट अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने एक बड़ा बयान देकर के हलचल जरूर मचा दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, और वो कौन सी 3 शर्तें हैं MOU में जो कि नया पेज लेकर के आएंगी, वो मैं आपको बताती हूं। तो ईरान अमेरिका MOU का फुल टेक्स्ट अभी तक तो नहीं बताया गया, लेकिन उप विदेश मंत्री उनकी तरफ से जरूर बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि 60 दिन की वार्ता होगी, अमेरिका के पहले कदमों पर वो निर्भर होगी। ईरान की 3 शर्तें पूरी होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। पहली, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करिए। दूसरी, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाई रोकिए। और तीसरी, ईरान की जितने भी फ्रीज किया हुआ फंड है उसे जारी करिए। ट्रंप का हिसाब साफ है। एक तरफ वो उस काम का क्रेडिट ले रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है, बल्कि हॉर्मुज में सिर्फ और सिर्फ जा करके नाकेबंदी लगा करके दुनिया भर की मुसीबतें जरूर बढ़ाई हैं। हॉर्मुज का टैक्स फ्री रूट वो कह रहे हैं कि हमने करवाया है, और दूसरी तरफ वो उस काम को करने की ठान चुके हैं जिसमें पूरी दुनिया कांप रही है, यानी ईरान पर सीधा हमला। क्योंकि अगर ये हमला एक बार फिर से हो गया तो दुनिया भर का तेल और गैस संकट एक बार फिर से ऐसे मुहाने पर जाकर के खड़ा हो जाएगा, जहां से ईरान तो पाषाण युग में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी पाषाण युग में ही पहुंच जाएगी। अब देखना यह है कि ट्रंप के इस डू एंड डाई वाली धमकी के आगे ईरान झुकता है या फिर दुनिया एक और भीषण युद्ध की गवाह बनने जा रही है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिका करार, ट्रंप की हार। शांति का वादा या जंग का भुलावा? मुस्तफा ट्रंप में डील, क्या हुआ हासिल? धरी रह गई धमकी, ट्रंप की गीधड़ भक्ति। ट्रंप का ऐलान, आखिर हॉर्मुज पर किसका राज? डील पर इजरायली चिंगारी, जंग होगी भाई। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप हॉर्मुज के खुले होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल कि क्या ईरान मेंटेनेंस के नाम भी जहाजों से टैक्स नहीं वसूलने वाला है? वो जो पर्यावरण टैक्स जिसे नाम दे रहा था, नाम परिवर्तित उसकी तरफ से किया गया था, क्या वो टैक्स अब नहीं वसूला जाएगा? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े मेजर जनरल राजन कोचर, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार, रवि करकरा यूएस से हमारे साथ जुड़ेंगे, ईरान खोकर
इमरान खोखर माफ करिएगा, ईरानी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है राजन कोचर सर, क्या लगता है कि अमेरिका जीत गया है या फिर ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका लिया इस बार? जयंत, मीनाक्षी जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की जीत और किसी की हार को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस स्टेज पर, क्योंकि कंसेशन दोनों तरफ से दिए गए। अब आप देखिए, अमेरिका एक्चुअली फंस चुका है इस लड़ाई में, वो निकलना चाहता है। और खास तौर पे आपने बड़े अच्छी तरीके से जैसे अभी एक्सप्लेन किया है, उसमें कुछ मैं उसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे इजराइल का जिक्र नहीं हो रहा है इस डील में, और जो स्टेटमेंट्स मैं इजराइल की तरफ से सुन रहा हूँ वो इतनी सुनने में अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए तो इजराइल को भी इस डील का हिस्सा होना पड़ेगा। और इजराइल वहां से ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता है कि हम अपनी लेबनान में कार्रवाई हम अपनी रोकेंगे नहीं एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डील। जब अगर एक ऐसी स्टेटमेंट आती है इजराइल की तरफ से तो शायद ट्रंप को इसको नेतन्याहू को लाइन में लेना पड़ेगा, और इस विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है कि वो ये डील को एक लॉन्ग टर्म की तरफ ले जाए, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रंप इज ओनली थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ट्रंप ये सोच रहा है मैं डील करूं और मैं यहां से निकलूं और किसी भी तरीके से फेस सेविंग करके निकलूं। और खास तौर पे न्यूक्लियर वाला जो इशू है वो ट्रंप इसको ईरान को बनवा के रहेगा, उसके बाद ही निकलेगा। देखिए, ट्रंप यहां से 2 महीने में निकलने वाला नहीं है। जब तक ये डील अच्छी तरीके से पूरी नहीं होगी, ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स की ये फोर्सेस यहाँ से निकलेगी नहीं। बट इसको मेरा जो कंसर्न यहाँ पे है, देखिए अगर आप ये इस 14 पॉइंट्स में देखें तो 3 चुभते पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये डील फ्लॉप हो सकती है। इसको पहला है कि इसको यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो ईरान का फ्यूचर का है। दूसरा है सैंक्शंस का जो रिलीफ है उसका टाइमिंग क्या होगा और कितने आप इसमें रिलीफ करेंगे, बिकॉज ईरान तो चाहता है कि आप इसमें पूरे करें, आपको पूरा इसको रिलीफ मिले। और तीसरा है लेबनान का इशू। तो ये 3 इश्यूज मुझे लगता है कि एक कंटेंशस होंगे। 60 दिन का टाइम है ज़रूर, और इसको मेरी आशा है और इसको उम्मीद है कि ये 60 दिन में इसको कहीं ना कहीं पे कुछ शेप पे लेके आएंगे कि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से निकल जाएंगी। और ये नेतन्याहू वाला जो मामला है, ये अगेन मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको मुझे लगता है ये डील पे राजी नहीं होगा जब तक लेबनान में भी ये सेम एक सीज फायर की कंडीशन हासिल होती है। वो मुझे इसको लगता है एक मुश्किल काम होगा। बिकॉज ट्रंप को, नेतन्याहू को इसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और जिस टाइप की आज की स्टेटमेंट्स हैं, और अगर मैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस करूं तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल नेतन्याहू तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप सर जो बात कर रहे हैं इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। मैंने पिछला शो भी इस पर किया था कि इजराइल की आखिरकार स्थिति क्या है, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयान आया उसका भी जिक्र जरूरी है। लेबनान के मोर्चे पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और वो यही कह रहा है कि इजराइल, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने, ग्रुप कैप्टन आशीष साहे जी वहां इजराइल में नेतन्याहू को घेरना शुरू कर दिया है कि आपने ये जो युद्ध लड़ा उसमें आखिरकार आपको क्या हासिल हुआ है। आपने पूरे देश की, न केवल हमारे जितने भी संसाधन थे वो लगा दिए हैं, बल्कि पूरी की पूरी पावर को झोंक दिया है। बावजूद इसके क्या हासिल हुआ? ना आप न्यूक्लियर डील पर अपनी सहमति बनवा पाए ईरान से, और ना ही दूसरी तरफ आप लंबी दूरी की मिसाइलों पर अपनी सहमति बनवा पाए हैं। ये तो तय है कि इजराइल खुश नहीं है, लेकिन इजराइल की खुशी क्या अमेरिका के लिए मायने रखती है या फिर अमेरिका के लिए अपने मिड टर्म इलेक्शन मायने रखते हैं? अमेरिकन मिड टर्म से पहले इजराइल में इलेक्शंस हैं, और यहाँ की अपोजिशन लाइक एनी अदर अपोजिशन ऑप्टिक्स कर रही है। जनरली जितनी मैपिंग मैं कर सकता हूँ आउट ऑफ ओपन सोर्सेज एंड फ्यू फ्रेंड्स, इजराइल इज जनरली ओके। उनके जो कुछ भी कारनामे हुए हैं पिछले 28 फरवरी के बाद से, जितना भी ईरानी एलिमिनेशंस हुए हैं, जितना भी पेनिट्रेशन ऑफ लेबनान हुआ है, और जितना भी प्रॉक्सीज का डिप्रेशन हुआ है, मतलब डिग्रेडेशन बोले आप उसको, तो इजराइल की आम जनता मुझे लगता है नेतन्याहू के साथ है। अपोजिशन का काम है कि अक्टूबर में इलेक्शन है तो दे हैव टू काउंट सम फॉलीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज वन पार्ट। इससे अमेरिका को क्या असर पड़ता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नॉट मच।
क्योंकि अमेरिका में इन एनी केस इजरायली लॉबी काफी इन्फ्लुएंशियल है और वो मिड टर्म को किसी ना किसी तरह से जो कुछ भी दिख रहा है, अगर आपको पता हो 10 में से 8 रिपब्लिकन्स जो प्रो ट्रम्प थे उन्होंने प्राइमरीज को जीता है, आउट ऑफ 10 8। तो अमेरिका में भी अमेरिका इज नॉट CNN एंड वॉल स्ट्रीट एंड न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ABC। True. नहीं, अमेरिका इज मच बिगर। और वो आपको हमारे दर्शकों को पता चलेगा व्हेन द इलेक्शंस कम। ईरान के MOU, ईरान और अमेरिका के MOU के बारे में अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा मीडिया प्रेशर है और ग्लोबल कि हम एक लीग के आगे से बातें कर रहे हैं कि 14 पॉइंट के MOUs हैं। पूरा BBC हो, CNN हो या इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो 14 का है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ, बिफोर द डिस्कशन स्टार्ट, ये जो MOU का साइन होने वाला है मीनाक्षी, ये सिर्फ 4 मुद्दों पर है। हॉर्मुज को खोला जाए, लेबनान पे हमले बंद किए जाएं, एसेट्स को डीफ्रीज किया जाए और उसके बाद हम बैठकर फर्दर डिस्कशन करें। वो 4th पॉइंट है। इस पर ही अभी एज वी आर टॉकिंग देयर आर डिफरेंट वॉइसेस। कोई स्ट्रेटेजिक ब्लंडर नहीं है, ये बहुत ही प्लान्ड मनूवर है ईरान का कि जब सब कुछ रेडी हो गया है तो ठीक है, आपको अगर ट्रंप के बर्थडे के दिन नहीं करना था तो उसके नेक्स्ट डे कर लेते। अगर आप ये मानते हैं कि एथिकली ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते हैं, हम एक 14 जून को बर्थडे है ट्रंप का, संडे को हम उस दिन नहीं करेंगे, लेकिन फिर आप इसको जुमे के दिन ले गए, फ्राइडे को करेंगे 19 को। ये 4 दिन 5 दिन क्या करेंगे आप अगर सब कुछ रेडी है? नहीं, यू आर असेसिंग द वाटर्स कि लेबनान पे इजराइल आगे क्या करता है। दे नो कि इजराइल में एक हार्ड लाइनर ग्रुप है जो कि एक मिनट भी अगर उनको हिजबुल्ला, अभी जो उन्होंने इस डील के अनाउंस होने के बाद इसके साथ साथ जो सदर्न बेरूत के सबब में हिट किया है, दे हैव टेकन आउट दी कम्युनिकेशन चीफ ऑफ हिजबुल्ला। और इसी वजह से उन्होंने क्लियरली बोला है कि हिजबुल्ला के साथ हमारा जो है वो इस डील का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जिनका आपने जिक्र किया अपने आपके एनालिसिस में, उसने 2 बड़े मेजर स्टेटमेंट दिए हैं कि MOU होगा जब हमारे सारे प्रतिबंध तेल बेचने के और कमर्शियल शिपिंग के खुल जाएंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में कैटेगरिकली लिखा था, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी इमीडिएटली ओपन टू ऑल विदाउट टॉल, और थोड़ी देर बाद रिट्रैक्ट किया कि ये फ्राइडे को सिग्नेचर ऑफ MOU के बाद खुलेंगे। तो इसमें अभी भी ऑल इज नॉट वेल विद एब्सेंस ऑफ खुमैनी। जो सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, वो अभी भी बातें कर रही है। दे डोंट नो हु इज लीडिंग, वेयर आर दे हेडेड। जिनेवा तो पहुंच जाएंगे। जी मीनाक्षी जी। लेकिन रोहित शर्मा जी, अगर हम देखें कि शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, या फिर हम पिछले जून की बात करते हैं 2025 की, अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों के समीकरण एकदम अलग थे। जब ये युद्ध समाप्ति की ओर है, सो कॉल्ड समाप्ति की ओर है, तथाकथित ही कहा जाएगा अभी इसे, तब तीनों की इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। इक्वेशन चेंज होने के रीजन ये है कि अमेरिका को समझ में आ गया कि ईरान इतना आराम से टैकल करने वाली सिचुएशन नहीं है। जो भी इनपुट्स इजराइल ने अमेरिका को दिए थे, वो उस इनपुट्स में फॉल्ट थे कहीं ना कहीं। अमेरिका जितना आसान समझ रहा था उतना नहीं निकला। ईरान ने अपने पास बहुत कुछ छुपाया हुआ था जो सामने आया। हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे पहले बोलूंगा, क्योंकि ईरान पहला एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने दुश्मन पे हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ही बहुत कम कंट्रीज के पास। एक रशिया के पास है डिक्लेयर्ड, चाइना अनडिक्लेयर्ड, अमेरिका बोलता है मेरी तो टेस्टिंग फेज में है, इंडिया कर चुका है, बताता नहीं है, तो उसके आगे किसी के पास है ही नहीं। तो ये देखने की बात है कि इस वॉर को सबने लाइटली लिया था, और सबके सब ये इजराइल भी ये सोच रहा था कि अमेरिका साइड में आ जाएगा, मैं बैठा ही हूं, मैं इसको ईरान को कुछ ही 4 दिन बोलता पहले ट्रंप ने, वो 4 दिन के 4 महीने से ऊपर हो गए। तो सारी कैलकुलेशन सबकी बिगड़ गई, क्योंकि इंटेलिजेंस बैकअप बहुत अच्छा नहीं। और ईरान को पता था कि मेरी जो ब्यूरोक्रेसी है या मेरे जो लोग हैं उसमें इजराइल की अच्छी बैठ है, इसलिए उन्होंने डिफेंस को बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ था। शायद IRGC के हाथ में था, और IRGC ने बिल्कुल कहीं पे लीक ही नहीं होने दिया। तो ये मिसकैलकुलेशंस थी, जिन मिसकैलकुलेशंस ने इस वॉर को इस लेवल पे लाया। दूसरी चीज है कि अभी भी मिसकैलकुलेशंस है। फ्राइडे की डेट क्यों दी गई है? कल हो सकता था, आज हो सकता था, परसों हो सकता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस बीच में इजराइल अटैक नहीं करेगा लेबनान पे, ये गारंटी है।
इसराइल पहले बोल चुका है कि भाई हम तो इसमें वी आर नॉट अ पार्टी टू इट, एग्रीमेंट के साथ हम सहमति नहीं रखते। अगर अगर इसराइल घुसा और उसने फिर से हमला कर दिया तो ये तो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेनेवा में हो रहा है, या बोले तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जाएंगे। ये ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया क्यों था? इन्हें डर था कि यूरोप कहीं जाएंगे तो इसराइल के आसपास से गुजरेंगे, इसराइल के ऊपर से, टर्की के ऊपर से गुजरेंगे, नीचे से मिसाइल मार दी जाएगी। अब नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद बहुत कम है, वो बाद में चला जाए दूसरी बात है, अगर जाएगा तो अफ्रीका के ऊपर से जाना पड़ेगा उसे, वो नहीं जाएगा जेनेवा। मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। वो आएगा पाकिस्तान ही बातचीत करने, वो अगर साइन करने तो पाकिस्तान ही आएंगे, और अभी साइन भी होंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसराइल की तरफ से हमें बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। इसराइल को आप जितना डरा लीजिए, धमका लीजिए, नेतन्याहू मूड में नहीं। नेतन्याहू इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिन रुक जाइए। अभी जिस समय ये खबर आई है कल रात, आई वाज आल्सो कीनली वाचिंग, यस एग्रीमेंट हो गया, साइन हुआ, उससे 4 घंटे पहले तो धमकी दी हुई थी ईरान ने कि इसराइल पे हमला होने जा रहा है। उस हमले को रोका गया कि दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड, फिर उसके बाद बोला दैट हैज बीन कैंसिल्ड। तो ये हमले की धमकी से और कैसे ये उस पे आ गए सारा। अच्छा, अब तो अभी अमेरिका के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम डायरेक्टली टच में थे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा। तो फैक्ट मींस कि इजराइल ऑन बोर्ड, एंड इफ इजराइल इज ऑन बोर्ड तो इजराइल क्यों नहीं साइन कर रहा है इस पे? इजराइल को भी साइन करनी चाहिए, नहीं करता, चलो तुम दोनों क्या, क्योंकि इजराइल वाज आल्सो अ पार्टी टू दिस वॉर। अगर इजराइल साइन नहीं कर रहा तो इजराइल तो साफ बोल सकता है मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, और वो आगे फर्दर एडवांस करता है लेबनान में, वो ग्रेटर इजराइल उसका सपना भी है, और लेबनान में लितानी रिवर तक तो पहुंच ही चुका, उससे आगे एडवांस करेगा तो और बहुत सारी उधर के सेटलमेंट्स उखाड़ के फेंकेगा, तो वही पोजीशन नहीं आएगी जो वेस्ट बैंक में है, जो गोलान हाइट्स पे। गोलान हाइट्स आज तक तो वापस दिए नहीं किसी ने, और वो इसराइल के कब्जे में है, और ये लितानी रिवर तक भी इनके कब्जे में आ गया। तो इसराइल हैज एक्सपैंडेड। अब ये इसराइल वहां पर अपने यहूदियों को, या इंडिया से यहूदी ले जाएगा, या दूसरे वर्ल्ड से यहूदी ले जाएगा और जाके वहां बसाएगा। हाँ। तो ये इट्स गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम। ये लॉन्ग समीकरण लास्टिंग अभी पीस मतलब नहीं इसके साथ दिखती। साथ और भी चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे ये डील आगे बढ़ेगी। रवि करकरा जी, अमेरिका क्या चाह रहा है? अब नेतन्याहू वो पसंद नहीं रहे जैसा कि 28 फरवरी 2026 तक हुआ करते थे, और इसके साथ साथ ईरान से भी उतनी नफरत नहीं रही जैसी 28 फरवरी 2028 तक हुआ 2026 तक हुआ करती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बस उसका जवाब तो यही है ना कि सब कुछ ट्रम्प के आसपास ही घूमता है। उसके ट्रम्प की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है मिड टर्म इलेक्शन, और ट्रम्प को ये भी पता है कि जितने भी इजरायली कम्युनिटी है अमेरिका की, चाहे वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है चाहे वो रिपब्लिकन लीनिंग है, क्योंकि मैंने आपको शायद आपके ही कार्यक्रम में बोला था कि अभी नेतन्याहू के खिलाफ भी काफी ज्यादा मूवमेंट अंदर से काफी हो चुका है। जब भी रोहित जी ने बोला कि वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, ऑपोजिशन काफी शोर मचा रही है, तो ये रियलिटी है। और ये जो है नेतन्याहू लगा हुआ है क्योंकि उसको अपने कम्युनिटी को दिखाना कि मैंने एक्सपैंड किया है, मैंने अक्टूबर 7 का बदला लिया है, मैंने ईरान को डिसआर्म किया है, मैं अमेरिका को लेकर, तो वो देखिए आप चेक्स एंड बैलेंसेस का हिसाब हो रहा है। अब ट्रम्प को ये बात बिल्कुल पता है कि जितनी भी इजरायली कम्युनिटी है वो सिर्फ ट्रम्प के पास इसलिए अपना जो है सपोर्ट नहीं खींचेगी कि उनको पता है कि डेमोक्रेट जो है वो कभी भी ये कर नहीं सकते, ना आगे जाके करेंगे। तो ट्रम्प ने एक तरीके से जो इजरायली फंडिंग बेस है उसको काफी टाइम तक सिक्योर कर दिया है, और इसमें सबको ये पता है कि नेतन्याहू जो है वो उसके थोड़े ही दिन बचे हैं। तो ये बहुत ओपन सीक्रेट क्या है, मतलब कि आप किसी से भी बात करेंगे, और मेरी तो काफी बात होती है, तो मुझे पता है कि ये काफी टाइम से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रम्प, देखिए कि मैं हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ। मेरा जन्मदिन भी 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे है, तो मैं कोशिश तो मेरी पूरी है कि ये मुझे लगता है कि इस बार जो है इम्पोर्टेंट डील होनी चाहिए। पर ये जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है एनरिचमेंट का, ये जो है ये क्रिटिकल है कि विल अगर रशिया नहीं, चाइना नहीं, कौन इसको जो है 450 किलो का जो आपको जो एनरिचमेंट का जो इश्यू है उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करना 9 लोकेशन से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। कौन करेगा, राइट? इसराइल तो नहीं कर सकता, रशिया ने ऑफर किया बड़ा क्लियरली, चाइना ने ऑफर किया है, क्या ईरान इस बात को मानेगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है हमारे सामने। और ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि
कि कौन पहुंचेगा, जैसे रोहित जी ने बोला, अभी सर ने भी पहले बोला कि रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसकी डिसीजन कौन मांगेगा, क्योंकि विद इन ईरान भी जो है बात जो चल रही है उसमें भी इश्यू बन के आ रहे हैं कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इसराइल जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि ये दोबारा डीरेल हो। वो 1 घंटे से पहले भी कोशिश करेगा, ही कीप ट्राइंग इट, क्योंकि उनको पता है कि हमको जितना डीरेल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और ट्रम्प जो है वो परेशान हो चुका है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन पर परेशान हो चुकी है, फोर्सेस परेशान हो चुकी है, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री प्रॉक्सी अगर कर रही है किसी और कंट्री के लिए, आप कितना अपने आप को थोड़ा ट्रम्प सैक्रिफाइस कर देगा कि हम लोग रिपब्लिकन पार्टी को ही सैक्रिफाइस कर दे। ऐसे में ट्रम्प जो है वो हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट जो उसकी पॉलिसी है, उधर भी वही पॉलिसी लगाएगा कि अमेरिका फर्स्ट, अनलेस एंड अनटिल अगर किसी नेतन्याहू के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड के मतलब ट्रम्प के लिए ट्रम्प कार्ड ऐसा कुछ निकाल दे, कोई ब्रेकिंग न्यूज कर दे, कुछ लीक कर दे ट्रम्प के चरित्र के ऊपर, ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसका अगर ये हो जाए तो हम लोग तो कह रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री और मार्केट में काम करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है ताकि लोग आगे आगे आगे, आगे जाएं, सप्लाई चेन आगे खोले। पर मेरी उम्मीद है कि मुझे लगता है होना चाहिए, पर आई ऑल्सो फील कि नेतन्याहू जो है ये पूरी कोशिश करेगा, हर एक अड़ंगा लगाएगा, चाहे वो पर्सनल लेवल पे जाएगा, प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा, शॉक करने की कोशिश करेगा, वो पूरा कोशिश करेगा कि ये जो है पीस जो है वो ना हो। पर अब G7 का इम्पोर्टेंट टाइम बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है। तो मुझे लगता है कि और बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया था कि जब जब हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इजराइल की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आपत्तियां दर्ज करवा दी जाती है जिसकी वजह से हम अपनी डील से पीछे हट जाते हैं। अब इमरान खोखर जी, ईरान ने झुका लिया है क्या सभी मुद्दों पर अमेरिका को? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद। अब चूंकि आपके एनालिसिस में आपने सारी बातें बता दी थी, लेकिन मैं बात की शुरुआत एक छोटी सी हमारे लोकल कहावत से करूंगा कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बहाना। कुल मिलाकर आप यहाँ पर आए, एक युद्ध को लेकर, अनवांटेड युद्ध को लेकर आए, आपने वो सब नहीं किया जो आपको करना था। अब आप जीत की जो ट्रॉफी है उस पर आप लिखवाना चाहते हैं कि मैंने हॉर्मोज खुलवा लिया। हॉर्मोज तो पहले भी खुला हुआ था, आपने किया है। कुल मिलाकर अमेरिका को एक जो ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, ये वो ऑनरेबल एग्जिट की तरफ दिखने वाला एक रास्ता है। अभी भी वो एग्जिट मिला नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी पिछले आज से लेकर शुक्रवार तक आने हैं। उसके अंदर आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डाउट्स है, क्योंकि इतना बड़ा मामला ये बन चुका था, इतने सारे स्ट्राइक्स हो गए, इतनी सारा डिमोलिशन हुआ, इतने सारी इंजरीज हुई, इतने सारी कैजुअलिटीज हुई। इन सबके बावजूद भी ईरान बात करने को तैयार था। लेकिन इस पूरे पीस टॉक को हैंडल करने के लिए, रोकने के लिए, जो नेतन्याहू की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने इजराइल का चेहरा साफ कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं कि ये लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ऑक्यूपेशन नहीं करते हैं। दे आर द इलीगल ऑक्यूपायर इन गाजा, इन वेस्ट बैंक, इन लेबनान, इन गोलान हाइट्स, कहीं बार भी आप चले जाइए। ये जो शैतानियत इस इजराइल के प्रधानमंत्री के अंदर भरी हुई है, इसको अपने चुनाव से मतलब है। जिस दिन इसने रिजाइन किया, जिस दिन इसकी प्रधानमंत्री की इम्यूनिटी खत्म हुई, नेतन्याहू को हर हाल में जेल जाना है। नेतन्याहू के ऊपर इतने करप्शन चार्जेस हैं कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आइसोलेट रखे पड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर भी आइसोलेट हो चुके हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग इजराइल को माना करते थे कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब सिचुएशन बदल चुकी है। आज पूरी दुनिया का सॉफ्ट कॉर्नर, पूरी दुनिया की सिंपैथी वो ईरान के साथ में है, और इन लोगों के इजराइल और यूएस के खिलाफ है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप क्या देंगे। हम भी तो शुरू से यही कह रहे थे कि आप हमारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर दीजिए, आप हॉर्मोज को जो ब्लॉकेड आपने लगाया वो खोल दीजिए, आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल हमारे गवर्नमेंट के अंदर आप इंटरफेयर ना कीजिए। उसके बाद आप ये कह रहे थे एक मुद्दे पर अगर जहां पर बात आएगी, जो नेशनल इंटरेस्ट है ईरान का, जहां पर आकर बात फिर से रुकेगी, वो आएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। आपने सीज फायर की बात कर दी। सीज फायर में लेबनान जब तक इंक्लूड नहीं होगा, ईरान उसके ऊपर हामी नहीं भरेगा। न्यूक्लियर पावर के अंदर भी एक लिमिटेड टाइम तक ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा।
आप अगर ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि सिविलियन यूज के लिए उसे भी बंद कर दिया जाए, तो ईरान कभी भी बात को नहीं मानेगा। आज आप देख लीजिए, कई न्यूज आई है कि ईरान के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं कि गौलीबाफ ने और अराक्ची साहब ने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज किया, उनके रिजाइन के लिए डिमांड शुरू हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि आपने इतना सब कुछ किया, इतने सारे स्ट्राइक कर दी हमारे यहाँ पर, क्योंकि नुकसान इजराइल में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर मैडम पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। इस 4 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि इजराइल एक इलीगल ऑक्युपायर है। ये शांति का झूठा दिखावा करते हैं, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और सेल्फ सिक्योरिटी का झूठा दिखावा करते हैं, और ये कुल मिलाकर लोगों की जमीनें हथियाने का काम है। 48 के पहले इजराइल नाम का देश पूरी दुनिया के नक्शे में नहीं था। ओवर टू यू। अब माने या ना माने, लेकिन अब है। अब जरा मुझे ये बताइएगा सर, मेजर जनरल राजन कोचर जी, ये आपसे मेरा सवाल है कि अमेरिका के लिए बार बार ये कहना है कि सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन की वजह से वो अपने हथियार त्याग रहे हैं, ये भी तो सही नहीं होगा। कौन कौन से वो बड़े पॉइंट रहे कि अमेरिका पीछे अपने कदमों को खींचते हुए नजर आ रहा है? सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। देखिए मीनाक्षी जी, इस मिड टर्म इलेक्शंस को हम एक ऐसा इस यहाँ पे एक हवा बना रहे हैं कि ईरान वॉर पे मिड टर्म इलेक्शन डिपेंडेंट है। देयर आर सो मेनी इश्यूज इन अमेरिका। आप उस इमिग्रेशन देखिए, आप जो इसको जॉब एम्प्लॉयमेंट देखिए, आप जिस तरीके से इसने अमेरिका को टैरिफ्स दिलाए हैं, जिस तरीके से इसने अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर किया है, जिस तरीके से वेनेजुएलन ऑयल इसने इसको अमेरिका की तरफ आया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं ट्रम्प के लिए, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड इसका ईरान वॉर, हम इसको सोचते हैं कि ईरान वॉर विल इम्पैक्ट मिड टर्म इलेक्शंस टू दैट एक्सटेंट। आई डोंट थिंक ये जो हमारा एनालिसिस है और हमारा अजम्पशन है, ये एक सही डायरेक्शन में है। बिकॉज ट्रम्प जानते हैं कि इस लड़ाई से इसको अमेरिका की छवि पे फर्क पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो उसको नुकसान इसको ईरान का भी हुआ है। देखिए आप, हम जानते हैं ईरान ने बहुत मजबूती से इसको अमेरिका और इजराइल का सामना किया है, और उसके जो लोग हैं जो एक सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है ईरान ने। बट एट द सेम टाइम आप देखिए ईरान का नुकसान कितना हुआ है, और इसीलिए ईरान $300 बिलियन मांग रहा है, और उसने इसलिए ये इसको एग्रीमेंट में ये क्लॉज डलवाया है। और इस ट्रम्प, ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी, अभी क्या ये साइन हो जाएंगे या फिर बस वही वाली स्थिति कि हाँ होने वाले हैं, फिर पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प पीछे हट गए? मीनाक्षी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली रेजर्स एज बोलते हैं इसको, दे आर ऑन द रेजर्स एज, जहां दोनों तरफ के पूरे चांसेस हैं, 50-50 है, क्योंकि ये मुद्दे और इनके बातचीत करने का तरीका दोनों में अलाइनमेंट नहीं है। इनकी बातचीत अभी भी जिसके थ्रू हो रही है, यू नो, समटाइम यू विल बी सरप्राइज्ड, ये जो इनका बातचीत का तरीका है उसमें एरर्स हैं, क्योंकि ये क्या समझाना चाह रहे हैं पाकिस्तानीज को, पाकिस्तानीज आगे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां अमेरिकन प्रेजेंट नहीं है, ईरानियंस क्या बोल रहे हैं उसको जनरल मुनीर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं टू विटकॉफ एंड हिज टीम। देयर आर मेजर एरर्स, और ये सडनली एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आके जो 3 शब्द बोल गया आज शाम को, दैट शोज कि वी आर फार फ्रॉम साइनिंग द एमओयू। और अभी हम एमओयू की बात कर रहे हैं, नॉट द डील, नॉट द 14 पॉइंटर्स। दीज 3 थिंग्स कि लेबनान पे अगर अटैक हुआ तो ये एमओयू साइन नहीं करेंगे। नाउ कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि लेबनान पे अटैक नहीं होगा। अगर हिजबुल्लाह ने अगले 5 दिन उनको भी अगर ऐसा पता चल गया कि चलो अभी वी आर एट अ वीक पॉइंट, लेट अस नॉट अटैक, तब यहाँ पे बात बनती दिखेगी। क्योंकि इजराइल, आई कैन अश्योर इतना कि अभी अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पे कोई अटैक नहीं किया तो शायद फ्राइडे तक इजराइल भी रुका रहेगा। दूसरा, हॉर्मुज में वो जो बात कर रहे हैं सर्विस टैक्स की, आपने बहुत अच्छा कैप्चर किया है, वो अभी व्हाइट हाउस ने एड्रेस नहीं किया उस इशू को ना। मार्को रूबियो ने अपने प्रेस में बोला कि अगर आप कह रहे हो कि टोल फ्री, और उनका मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं हम सर्विस टैक्स तो लेंगे,
तो हु विल टॉक एंड व्हेन विल दे टॉक, क्योंकि ये तो एमओयू से पहले ये बात होनी है, तो नो वन नोस दिस आल्सो। तीसरा, उसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्लॉज आज डाला है, दे आर टफ गाइज, उसने ये क्लॉज आज डाला है कि पहले हमारे एसेट्स को अनफ्रीज करो फिर हम एमओयू साइन करेंगे। तो अभी हम एमओयू सिग्नेचर ऑन कमिंग फ्राइडे इन जेनेवा और इस्लामाबाद, आई रियली डोंट नो, वी आर नोवेयर क्लोज, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दे नीड टू टॉक। ये किससे बात करेंगे? ट्रंप साहब अभी बोर्ड कर गए, ही इज एन रूट टू यूरोप, यहाँ पे वहीं पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी शायद जा रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग। तो अब ये पीछे ट्रंप से कितनी बातें कर लेंगे? ट्रंप का डिक्टेटरशिप है, नो वन कैन टेक अ कॉल इंक्लूडिंग जेडी वांस, नो मार्को रूबियो, नो पीटर हेग, ट्रंप एंड हिज ट्रम्पेट, वो जो हेग्जेट है उसका पेट, वो दे आर नोवेयर टॉकिंग रीजनेबल और सेंसिबल की मुद्दे कहां फंस रहे हैं। क्या फारसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करा पा रहे मुनीर साहब, या इनकी बातें वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे? एज अ एनालिस्ट, इफ आई हैव टू रीड व्हाटएवर इज कमिंग टू द ओपन सोर्सेज कि ये मुद्दे हैं, उन तीनों मुद्दों पे अभी कहीं अलाइनमेंट नहीं है। हाउ आर दे गोइंग टू साइन? मान लो कि इजराइल ने अटैक नहीं किया, इवन देन देयर आर मेजर डिफरेंसेस फ्रॉम बोथ द साइड प्रोजेक्शन, और उसमें इधर से एक लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ आईआरजीसी कुछ बोलता है और एक वो अभी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। इन द मीन टाइम इमरान ने बहुत अच्छी बात बताई आपको कि अच्छा खासा अपराइजिंग वापस है ईरान में अगेंस्ट अरागची, उसको ट्रेटर बोल रहे हैं आईआरजीसी के कुछ रेडिकलाइज्ड पीपल, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कुछ सॉफ्ट टॉकिंग करके आ गया। प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी 1 महीने पहले रेजिग्नेशन का बात किया था, उसको गन पॉइंट पे वापस करा लिया। थिंग्स आर नॉट गुड इनसाइड। और जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग में बोला कि वेयर इज खमैनी, नो वन नोज। ट्रंप उससे मिलना चाहते थे, प्रेसिडेंट ने उससे एक बार बोल दिया कि ही इज ओके नाउ, वेयर आर द साउंड बाइट्स, व्हाई इज ही नॉट कमेंटिंग? और सिक्योरिटी काउंसिल पिछले इतने घंटों से चुप बैठी है ईरान की कि उनके पास से जो ये ओके आया है, इसमें ये 3 मुद्दे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने फ्लैग किए हैं उस पर क्या टेक है। तो अगर कोई सिंसियर एनालिसिस करेगा ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ टुडे लास्ट 24 आवर्स, एमओयू सिग्नेचर ऑन फ्राइडे इज नॉट वेरी लाइकली। कुछ और उसके पहले हार्डकोर दोहा में कल और परसों जो मीटिंग्स होंगी उसमें अगर ये कुछ बातचीत कर पाए, अगर विटकॉफ कैन स्टैंड टू सम रीजन टू एक्सप्लेन टू द ईरानीज कि तुम अभी कम से कम एमओयू साइन कर दो, युद्ध को रुकने दो, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्स। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं इमरान खोखर जी से, समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या इसकी वजह है कि कोई क्यों भी आकर के ईरान की तरफ से उन तमाम मामलात को रख नहीं पा रहा है आखिर। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन थी 28 फरवरी के पहले, जो इंसान बातचीत करना चाहता था, जिस इंसान ने फतवा दिया था कि हम लोग ये परमाणु बम नहीं बनाएंगे, जो इंसान एक फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी लिए हुए था, उसको तो इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। अब जितने भी लोग हैं ईरान के अंदर आज भी, वो इतने सॉफ्ट नेचर के, इतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितने खमेनी सीनियर थे। अब अलग अलग जितने भी, ये कहते हैं ना कि मोज़ैक जो डॉक्ट्रिन पे काम हो रहा है, तो आप मोज़ैक डॉक्ट्रिन पे आप अरागची साहब को आज जो भी कहना है कह दीजिए। मुस्तफा खामेनी का कोई एक डायरेक्टली कनेक्टिविटी टू द पब्लिक और टू द प्रेस अभी तक किसी ने नहीं देखी। इसी तरीके से आईआरजीसी की तरफ से कोई एक सॉलिड स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं आया कि डील के मामले में क्या होगा। ये सब मिलाने के बावजूद भी किसी ना किसी को, एक को बलि का बकरा भी बनाया जाएगा कि अगर मान के चलिए कि, तो कहेंगे कि वो कहते ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। अगर पब्लिक को वहां ये लगेगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ईरान के है, तो पब्लिक सब चीजों को आसानी से एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वहां की पब्लिक भी ट्रंप को वहां पर रिलायबल नहीं मान रही है। वहां की पब्लिक भी ईरान को एक स्नैक के तौर पर वहां पर उनकी परिभाषा बताई जा रही है। तो मेरा अब ये कहना है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों को, विटकॉफ को या अरागची साहब को जो आगे किया हुआ है, ये लोग आग से भी खेल रहे हैं। कुल मिलाकर काउंटर पार्ट होना चाहिए। आज अगर ट्रंप बात कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई काउंटर पार्ट हो। आज मान के चलिए जेडी वांस बात कर रहे हैं तो जेडी वांस का भी काउंटर पार्ट हो। हम अगर बात करें तो एक मेरे लेवल का बंदा तो हो जिससे मैं सामने बैठ के चर्चा करूं और उसकी बात का एक प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से रिप्लाई आए, क्योंकि हम कोई छोटी मोटी राजीनामे की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो डील है ये पूरी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस को खत्म करेगी या बढ़ाएगी। ये जो डील है पूरी दुनिया के इकोनॉमिकल क्राइसिस को बढ़ाएगी या खत्म करेगी। ये जो डील है ये पूरी दुनिया को या तो एक युद्ध की तरफ ले जाएगी या शांति की तरफ ले जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर आज एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अगर ये जो पिछले आने वाले 3 दिन है, अगर इन 3 दिन के अंदर कोई प्रॉपर तरीके से डील नहीं हुई तो आने वाला वक्त जो है वो और अनसर्टेन होगा।
और इस 3 दिन के दौरान हर हाल के अंदर अपना शैतानी दिमाग लगाते हुए नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि यह डील हो, क्योंकि एक वॉर मॉन्गरर, आईसीजे का वारंटी व्यक्ति जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है, कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन करना है क्या? वो चाहेंगे कि रोहित शर्मा जी, ऐसा है क्या कि दोनों ही तरफ से डील मेकर, पीस मेकर सही तरीके से इस पूरी डील को रख ही नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ अटका हुआ नजर आता है? आज साइन होंगे, कल साइन होंगे, परसों साइन होंगे, साइन होने की तिथि आते आते तक सब फिर से वही हो जाता है वापस से। सबसे बड़ा डील मेकर पाकिस्तान है, जो बोलने की हैसियत नहीं, उसकी औकात ही नहीं, भूल जाए अमेरिका के सामने। तो वो तो कितने दिन से पड़े। देन अमेरिका जिस हाई हैंडेड तरीके से बात कर रहा है, ईरान उसे मानने के मूड में नहीं। ईरान जो बोल रहा है उसे अमेरिका मानने के मूड में नहीं है। एक ये टोल वाला इशू जो है ना, ये बहुत लंबा इशू है, ये अभी होगा नहीं, अभी भी थोड़ी देर पहले ही, मतलब आपके प्रोग्राम के दौरान ही मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया कि हमने डिजिटली डील साइन कर दिया और ये डिजिटल साइन जो है फ्राइडे को हो जाएगा। लेकिन डिजिटल साइनिंग का मतलब क्या ये इफेक्ट में आ गया तो बातचीत अब क्यों हो रही है? तो दैट्स द प्रॉब्लम। इसमें एक पेज ये भी है, साथ में एक चीज और के एक इंडियन टैंकर दिशा नाम है जो कि एलएनजी का टैंकर है, वो पास करके आएगा फकाम से। अब ये मैं इमरान साहब को एक चीज बताना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री नहीं था वर्ल्ड में। इमरान साहब हिस्ट्री पढ़िए, आप ही की अपनी हिस्ट्री पढ़िए, मतलब कुरान पढ़िए। मैं बाइबल और जूश बाइबल दोनों का हवाला दूंगा। इब्राहिम जो थे वो आप सबके फोरफादर थे। इब्राहिम जिनको अब्राहम बोला गया है इसमें कुरान में, इब्राहिम के बेटे आइजैक थे जिन्हें इशाक बोला गया है कुरान में। उनके बेटे जेकब जिन्हें याकूब बोला गया है कुरान में। वो याकूब जो थे वो चले गए थे अपने अंकल के घर जहां से वो शादी की वहां पे, और जब वो वापस आ रहे थे उनकी बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है और जूश बाइबल में, तीनों में लिखा है, उनकी लड़ाई हुई भगवान के नुमाइंदे से। और वहां पर उनको भगवान के नुमाइंदे ने, मतलब अल्लाह के नुमाइंदे ने बोला कि आज से आपका नाम इजराइल होगा। यहीं से इजराइल का कॉन्सेप्ट आ गया। उनके 16 बच्चे थे, वो 16 ट्राइब ने इजराइल बसाया था। उस समय इस्लाम कहीं नहीं, ठीक है ना, और वो इजराइल उस समय भी था वहां पे। तो ये आप बोलेंगे 48 नहीं 45 में इजराइल बना था। इंडिया की कास्टिंग वोट पड़ी थी, इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं था, यूएन में इंडिया कास्टिंग वोट डाली गई थी, तब वो इजराइल बना था, मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, इजराइल पैलेस्टीन से पहले का कॉन्सेप्ट है और पहले से चल रहा है। वो ज्यूइश लैंड थी, उस पर आपने कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी होगी। तो फैक्ट इज कि इजरायलीज को वहां पे रहने का हक है। तो अगर जितना पैलेस्टीनियंस को है उतना इजरायलीज को भी है। अगर आप ये बोलेंगे कि इजरायलीज को निकाल के फेंक दो, तो वो तो ज्यूइश लैंड ही थी। उसके बाद आपने कब्जा किया होगा, उसके बाद वहां पे क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी भी वहां पे रही है। इस्लाम तो आया ही बहुत लेट, तो इस्लाम तो क्रिश्चियनिटी की बात आया, लेकिन क्लेम आप कर रहे हैं कि हमारा है, क्योंकि आज पोजीशन के उसके आसपास की पोजीशन आपकी है। या बोले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले टर्किश पोजीशन थी वहां पे, ओटोमन एम्पायर की। तो इसका मतलब ये नहीं होता आज वहां इजराइल बैठा है। लेट्स टॉक ऑन दैट दोज इश्यूज। और कुरान में, कुरान और बाइबल और जूश बाइबल, ये तीनों सेम ही तो हिस्ट्री है। सर इमरान जी से एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ जी। देखिए मीनाक्षी जी, असल में मसला यहाँ पे रिलीजन बेस किसी भी तरीके के कंक्लूजन का नहीं था। उस बात पे अगर हम लोग नहीं, मैं समझता हूँ, मैं आपको सुनिए चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जो सिचुएशंस वर्ल्ड के अंदर पिछले 100, 200, 300, 400 सालों में रही हैं, पिछले 100 सालों की हम लेके चलें, इस तरीके से देखा जाए तो लगभग अमेरिका में जो आज लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या अमेरिका उनका है? आज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया उनका है? ऐसे तो देखा जाए तो जो वहां पर जो अमेरिका के अंदर आज जितने लोग बैठे हैं, ये क्या लोकल अमेरिकन है? इस तरीके से माना जाए तो अमेरिका के अंदर से इन सबको बाहर जाना चाहिए। खैर, हम इस बात पे बात ना करें। मैं तो एक सीधा सा ये कहना है कि दुनिया के अंदर आप लोगों एक पूरे यहूदी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नरसंहार का सामना करना पड़ा। इंसानियत के तौर पे हमारी सिंपैथी उस दौरान उनसे रही। उसी सिंपैथी की वजह से अरब ने दिल खोलकर आपका स्वागत किया कि आप आइए, इस लैंड पर आइए। तभी तो जहाज भर भर कर आए थे। ये आए कहां से? अगर पैलेस्टीनियन लैंड नहीं था तो इससे पहले कहीं पर भी 45 के पहले वर्ल्ड मैप को उठा के जब हम देखेंगे तो वहां पर पैलेस्टीन लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पर इजराइल लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं शर्मा जी, फिर भी मैं मानता हूं सर, प्लीज, फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए जो होना था सो हुआ।
उसके बाद जो ड्यूल नेशन पॉलिसी को लेकर बात हुई थी, अब मुझे आप लगता उस है कि ड्यूल बहुत नेशन गहराई में पॉलिसी को चले नहीं जाएंगे, मानेंगे। लेकिन आज का सच यही है कि इजराइल एक ऐसी भूमिका निभा रहा है इस पूरे युद्ध के दौरान, पीस नहीं हो पा रही या हो पा रही वाली स्थिति में, कि उसकी इस भूमिका को ना तो कोई इनकार कर सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि इजराइल अब एक देश जैसा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।